नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, कल हम लोग टेस्ट पेपर 3 देखे थे दरोगा का। आज हम लोग टेस्ट पेपर 4 देखेंगे। तो टेस्ट पेपर 4 आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से टेस्ट पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो घटना चक्र का लगभग घटना चक्र का निचोड़ इसमें सेट बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा कौरव वंश। कौरव वंश वसुदेव उसके संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश, जो आंध्र प्रदेश में राजा शासन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। तो जो सिमुक था ये सातवाहन वंश का शासक था, संस्थापक था, शासक था। और अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पान चाउ ने। पान चाउ एक चीनी जनरल था जो कनिष्क को हरा दिया था, जो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश, और उत्तर पश्चिम चीन से आया था, कबीलाई से। और अगला प्रश्न, छठा प्रश्न बोल रहा है कि गंधार कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी किसके समय में फली फूली कला की गंधार शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों के समय में ही जितना भी कला शैली था ये फला फूला। चलिए अगला सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि अफगानिस्तान का जो बामियान प्रसिद्ध था, किस लिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, किस लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का जो बामियान है ये प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए यह था। चलिए अगला प्रश्न है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको गंधार कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंधार कला कहा जाता है। भारत और यूनानी का जो मिश्रण होगा शैली वो गंधार कला कहलाएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न पूछ देखते हैं कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। यानी प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण जो किया था उसका सही क्रम कौन कौन है। तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले यूनानी किया, यूनानी के बाद शक, और शक के बाद कुषाण। तो याद रखिएगा यूनानी, शक, पलव, कुषाण। तो याद रखिएगा इसमें पलव नहीं है, लेकिन यूनानी, शक, पलव, कुषाण। चलिए 10वां नंबर पूछ रहा है कि भारत पहला ईरानी शासक जिसने भारत का कुछ भाग अपने अधीन कर लिया था। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कि साइरस, कैम्बिसिस, डेरियस प्रथम और सहार्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेरियस प्रथम। कौन हो जाएगा, डेरियस प्रथम। अगला प्रश्न है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। कौन हो जाएगा, सातवाहन वंश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 12वां नंबर पूछ रहा है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो जो आंध्र सातवाहन की है ये मत्स्य पुराण में मिलती है। किस में मिलती है, मत्स्य पुराण में मिलती है, मत्स्य पुराण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहनों वंश ने जो सिमुक था उसका संस्थापक अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो जो ये है अमरावती में बनाई थी। अमरावती में अपनी राजधानी बनाई थी। और अगला प्रश्न है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है तो हाथी गुम्फा अभिलेख से जो प्रथम तिथि रहित अभिलेख था, जिसमें पहली बार भारत वंश का जिक्र किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था। तो कलिंग नरेश जो था ये चेदी वंश से संबंधित था। चेदी वंश से संबंधित था। किस वंश से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसमें। तो चेदी वंश से संबंधित था। और 16वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो भारी झुकाव जैन धर्म के प्रति किसका था। तो एक खारवेल जो राजा था चेदी वंश का, इसका झुकाव जैन धर्म के प्रति ज़्यादा था। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टियन
जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में रहा? पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में रहा, किस क्षेत्र में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि के क्षेत्र में, यानी कानून के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त वंश ने किस अवधि से किस अवधि तक शासन किया था? गुप्त वंश ने, तो गुप्त वंश ने 319 से लेकर 500 ईस्वी तक शासन किया था। और गुप्त वंश जब शुरू हुआ तो ईस्वी वो शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो गया, ईसा पूर्व नहीं होगा गुप्त वंश में। और भारत का जो नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जिसको B.A. स्मिथ ने उपाधि दी थी। B.A. स्मिथ ने उपाधि दी थी भारत का नेपोलियन का। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का C, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इलाहाबाद, तो ये है इलाहाबाद जो है ये समुद्रगुप्त से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ किसके शासन काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है जिसको हरिसेन ने लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति लेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है या किसका स्मृति में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद के, यानी चंद्रगुप्त के। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। तुर्मान जो थे आक्रमण किया था और हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत में स्कंदगुप्त का शासन था। राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त का शासन था। भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। और अगला प्रश्न है कि शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था, यानी बंदरगाह से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, ताम्रलिप्ति पतन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र जो था ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। वस्त्र उत्पादन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। जो सुश्रुत था ये गुप्त काल से संबंधित था और आयुर्विज्ञान विषय की रचना के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ये आयुर्विज्ञान शास्त्र से संबंध नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? फलित ज्योतिष, तो प्राचीन काल में पूछेगा आपसे, प्राचीन काल में 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, और चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में रहते थे। और ऐसे मध्यकाल में या मुगल काल में तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छपनक। जो छपनक था ये ज्योतिष, फलित ज्योतिष से इसका संबंध था।
चलिए अगला प्रश्न है कि कालिदास किसके शासनकाल में रहते थे? तो कालिदास किसके शासनकाल में रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न है कि अधोलिखित यानी अधोलिखित निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा था? तो गुप्तकालीन में जो स्वर्ण मुद्रा चलती थी उसको दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो कौन भाषा बोलते थे? तो ये प्राकृत भाषा बोलते थे। प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा? गुप्त काल में लिखित नाटक शास्त्रों में स्त्री और शूद्र जो थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। और अगला प्रश्न है कि बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई थी। बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई थी तो ये है कुषाण काल से ही बाल विवाह की प्रथा शुरू हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त जो हुआ है वो किससे हुआ है? तो एरन अभिलेख से हुआ है। किससे हुआ है? एरन अभिलेख। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से 510 ईस्वी में, 510 AD यानी 500 NOW 510 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों की क्रमिक पतन ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। और अगला प्रश्न है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। तो सबसे अधिक जो ग्राम अनुदान में देगा वो गुप्त वंश होगा। और सबसे पहले शुरू किया था ये सातवाहन वंश किया था। ये भी याद रखना है, सातवाहन वंश ने इसकी शुरुआत की थी और सबसे अधिक दान दिया तो ये गुप्त वंश होगा। ये दोनों क्वेश्चन दो प्रकार का है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले पूछे तो सातवाहन वंश और सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया मंदिरों एवं ब्राह्मणों को तो ये हो जाएगा गुप्त वंश। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहलाता है? तो गुप्त वंश को ही चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का गुप्त वंश। 45 का गुप्त वंश को ही स्वर्णयुग कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को जाना जाता है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर कितनी थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वो कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपज का। गुप्त काल में उपज का छठा भाग जो था वसूला जाता था। छठा भाग वसूला जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। धर्मशास्त्रों में भी भू राजस्व की जो दर थी 1/6 भाग थी, यानी 6 भाग में 1 भाग लेना रहता था। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था कितना था? तो ये था उपज का छठा भाग। चलिए वहीं धर्मशास्त्र में। और प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। विदक भागम कहा जाता था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। और चलिए अगला प्रश्न है 51वां नंबर कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों और उपकरण के लिए प्रसिद्ध था वारंगल। अगला प्रश्न है कि तोरमान किस जातीय दल का था? जो तोरमान था किस जातीय दल का था? तो ये हुन जातीय दल का था। और अगला प्रश्न है कि कहा जाता है कि शतरंज खेल का उद्भव हुआ था। तो ये भारत में हुआ था। शतरंज खेल का उद्भव भारत में हुआ था। गैम्बिट, चेकमेट ये सब समान शतरंज से है। अगला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादन किसने किया था? तो सांख्य दर्शन जो है कपिल किया था। सांख्य दर्शन का कपिल किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। और अगला प्रश्न है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसायिक थे, यानी किसके समय वो रहते थे, किसके समय में थे या किसके समय में पले बड़े थे? तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगेश उपाध्याय। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक जो थे गंगेश उपाध्याय थे। कौन थे? गंगेश उपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन को तो ये गौतम किए थे, न्याय दर्शन को गौतम किए थे, न्याय दर्शन को गौतम किए थे। और अगला प्रश्न है कि मीमांसा के प्रसिद्ध प्रणेता कौन थे? मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी, मीमांसा जैमिनी। और अगला प्रश्न है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का जो सिद्धांत है संबंधित है, ये मीमांसा से संबंधित है। किससे है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। चलिए अगला प्रश्न है कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कहाँ था? पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठानपुर। कहाँ? प्रतिष्ठानपुर मूल स्थान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये नागभट्ट प्रथम किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम किया था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव रखी थी, ये दंती दुर्ग रखा था, दंती दुर्ग। और मान्यखेट राजधानी इसको बनाया था, मान्यखेट को राजधानी बनाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की जो राजधानी थी कहाँ थी? एक कनौज थी। कहाँ थी? कनौज। मौखरी शासकों की राजधानी कनौज थी। चलिए अगला प्रश्न है कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? हर्ष के समय की जो सूचनाएं है किसकी पुस्तक में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलहन। कलहन। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो कलहन के पुस्तक में निहित है। चलिए अगला प्रश्न है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बाणभट्ट लिखे थे। कौन थे? बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। और हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी वो कनौज थी। कहाँ थी? कनौज। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कनौज थी। चलिए अगला प्रश्न है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित यानी बदल दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनौज। चलिए अगला प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनौज तथा प्रयाग में। जो अभी कुंभ का मेला लगता है, ये हर्षवर्धन ने ही शुरू किया था। हर्षवर्धन ने कुंभ का मेला का शुरुआत किया था, ये भी बात याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वह स्थल जहां पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करवाया था या आयोजन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, प्रयाग। चलिए अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि बाणभट्ट निवासी था। जो कवि बाणभट्ट था ये कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद का, औरंगाबाद का बाणभट्ट निवासी था। चलिए अगला प्रश्न है कि ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेन-सांग, तो ह्वेन-सांग जो था ये ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के समय में ह्वेन-सांग हर्षवर्धन, याद रखिएगा, ह से उधर भी है, ह से इधर, तो ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के समय में सम्राट हर्ष के समय में आया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ह्वेन-सांग चीन के किस शासक का समकालीन था? ह्वेन-सांग जो था चीनी यात्री था, किस शासक का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइसुंग का। ताइसुंग का जो ये समकालीन था, ताइसुंग का समकालीन था। चलिए अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, ये बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न है कि ह्वेन-सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो नगर था वो कौन था? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध जो नगर था वो कौन था? तो ये है मथुरा। कौन था? मथुरा। चलिए अगला प्रश्न है कि कैसेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? कैसेय शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? कैसेय शब्द का प्रयोग जो है रेशम के लिए किया गया। किसके लिए? कैसेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया। किसके लिए? रेशम के लिए किया गया कैसेय शब्द। चलिए आज अगला प्रश्न है कि आज भी भारत में ह्वेन-सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? कारण क्या है कि हम लोग ह्वेन-सांग को याद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियूकी की रचना। सियूकी की रचना ह्वेन-सांग ने किया था। ह्वेन-सांग जो यात्रा वृत्तांत अपना है जो सियूकी में लिखे हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्रित किए हैं और भारत के समाज के बारे में बताया है। चलिए अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, चीनी यात्री कौन था जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेन-सांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 672 ईस्वी में। चीनी यात्री इत्सिंग जो बिहार का भ्रमण किया था 672 ईस्वी में किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का क्या कारण है? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का जो कारण था वो क्या था? तो इसका हो जाएगा मुसलमान जो उसमें बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार का नाम क्या है। भारत में सबसे प्राचीन विहार का जो नाम है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। विहार मतलब जो भ्रमण करने के लिए। नालंदा कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, तो ये धर्मपाल ने किया था। किसने, धर्मपाल ने। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी, तो यह पाल वंश के शासक के द्वारा की गई थी। पाल वंश के शासक थे गोपाल। पाल वंश के शासक थे गोपाल, जिसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी। कहाँ बनाई थी, मुंगेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था, यानी गुप्त प्लस उत्तर। गुप्त युग के उत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो व्यापारिक जो केंद्र था उसका नाम था कनौज। चलिए अगला प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है। जो आदि शंकराचार्य थे वो 4 मठ स्थापित किए थे, उस 4 मठ कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोशीमठ में, द्वारका में, पुरी में और श्रृंगेरी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे। तो खजुराहो जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है, तो इसमें चंदेल के शासक इसका सहयोगी थे। चलिए अगला प्रश्न है कि खजुराहो का जो कंदारिया महादेव का जो मंदिर है किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने कंदारिया महादेव को बनवाया था। और अगला प्रश्न है कि चंदेल शासकों ने निर्माण किया था, तो ये खजुराहो के मंदिर को निर्माण किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि खजुराहो का जो मंदिर है किस धर्म से संबंधित है, तो यह हिंदू प्लस जैन धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खजुराहो का जो मांतगेश्वर जो मंदिर है किसको समर्पित है। खजुराहो का जो मांतगेश्वर जो मंदिर है किसको समर्पित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव भगवान को, यानी शंकर भगवान को। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दशावतार जो मंदिर है ये खजुराहो में नहीं है, लेकिन कंदरिया महादेव, 64 योगिनी और चित्रगुप्त जो है ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 यानी 100 से अधिक बौद्ध जो गुफाएं हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हेरी में। जो कन्हेरी में 100 से भी अधिक बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है। जो आबू का जो जैन मंदिर है किससे बना है, तो यह संगमरमर से बना है। किससे बना है, संगमरमर से बना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है। पालिताना जो मंदिर है किसके निकट अवस्थित है, तो ये भावनगर के निकट स्थित है, गुजरात में जो पड़ता है भावनगर। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं निम्न वर्ग यानी निम्न धर्म के मतावलंबियों के लिए काटकर बनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म के लिए एलिफेंटा की गुफाएं काटकर बनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो ये किसको दिया जाता है, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश को। राष्ट्रकूट वंशों ने एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर एक मंदिर बना दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा, त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात है। और एलोरा में बौद्ध गुफाएं और शैलकृत मंदिर जो है, एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर है, ये किसके लिए संबंधित है, तो इसका हो जाएगा हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए जो एलोरा में जो गुफा है और शैलकृत है ये तीनों के लिए है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे टेस्ट मॉडल को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।